नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय अजय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस के बारे में। तो डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस का प्रोसेस पूरी तरह से चेंज हो चुका है और उसमें आपको नए-नए तरीके के डॉक्यूमेंट का यूज करना पड़ेगा, जिससे आप अपनी लिमिट क्रॉस की समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रोसेस क्या है, उसके लिए एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। आप हमारे चैनल पर विजिट करके ये वाला वीडियो देख सकते हैं। उसी के साथ आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे कि एनेक्सर 1 और एनेक्सर 1A फॉर चिल्ड्रन किस तरह से आप भरेंगे। तो एनेक्सर 1 जो होता है वो एडल्ट यानी कि 18 प्लस से ऊपर वाली एज के लिए होता है और एनेक्सर 1A जो कि चिल्ड्रन के लिए होता है यानी कि 18 से माइनस वाली माइनर लोगों के लिए होता है। तो उन्हें किस तरह से आप फिल करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा और भरे हुए जो फॉर्म है, नोटरी करे हुए जो फॉर्म है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या करना होगा। डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस अपडेट कराने के लिए आपके पास सबसे पहले एनेक्सर 1 एफिडेविट होना चाहिए। उसे आप 10 रुपये या उससे अधिक के ई स्टाम्प पर प्रिंट कराएंगे और उसके बाद आप जो है उसे नोटरी करवाएंगे, यानी कि जो नोटरी पब्लिक होते हैं, जो भी तहसील और कचहरी में आपको नोटरी पब्लिक मिल जाएंगे, उनसे आप नोटरी कराएंगे। उसके बाद ये दोनों डॉक्यूमेंट होने के बाद आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी कंडीशन है। यदि आपने पहली बार जन्म तिथि बर्थ सर्टिफिकेट से कराई है तो आपको सेम BRN नंबर का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। लेकिन यदि आपने उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट यूज किया है बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा, अगर कोई और डॉक्यूमेंट यूज किया है जैसे टीसी, मार्कशीट या पैन कार्ड या वोटर आईडी जिससे आपने जन्मतिथि अपडेट कराई थी, या स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो पहले आता था उससे जन्मतिथि कराई थी, तो आपको जो है न्यू बर्थ बनवाना पड़ेगा और उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराएंगे। उसके लिए आपको सेम BRN वाला बर्थ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले बर्थ का यूज ही नहीं किया तो आपके पास बर्थ होगा कहाँ से। तो आपको केवल न्यू बर्थ बनवाना है और उससे ही अप्लाई करना है। बाकी एफिडेविट और ई स्टाम्प ये आपको हर तरह की जन्म तिथि अपडेट करने के लिए लगाना पड़ेगा, जो कि लिमिट क्रॉस के अंतर्गत आती है। जन्म तिथि अपडेट कराने के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपने इकट्ठे कर लेने हैं। सबसे पहले आपका हो गया एफिडेविट, उसके बाद 10 रुपये का स्टाम्प और बर्थ सर्टिफिकेट। इन तीनों डॉक्यूमेंट को लेकर आपको आधार सेवा केंद्र पर चले जाना है, जहां पर पूरा कार्य होता है। इनरोलमेंट, बायोमेट्रिक अपडेट और डेमोग्राफिक अपडेट से लेकर पूरा काम होता है, जिसे ASK सेंटर बोलते हैं, यानी कि आधार सेवा केंद्र बोलते हैं। वहां पर आपको चले जाना है और वहां पर आपको अपना लिमिट क्रॉस का प्रोसेस पूरा करना है। तो हम आपको यहाँ पर जो इस वीडियो का मेन पर्पज है वो एनेक्सर 1 और एनेक्सर 1A आपको किस तरह से भरना है वो सिखाएंगे। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको उन फॉर्म का फॉर्मेट दिखाते हैं और उसे किस तरह से भरना है ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। एनेक्चर 1 फॉर एडल्ट्स यानी कि 18 प्लस वाले आधार धारकों के लिए ये एफिडेविट बनाया गया है डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस में अप्लाई करने के लिए। और इस एनेक्सर का यूज आप तब करेंगे जब आपके आधार में डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड होगी और वो लिमिट क्रॉस हो चुकी होगी। तो इसे भरना किस तरह से है ये मैं आपको बता देता हूँ, कौन से कॉलम में क्या आपको भरना है, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें गलतियाँ कर रहे हैं और इस फॉर्म को गलत तरीके से फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम एंटर करना है और उसके बाद सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ का कॉलम दिया है। तो यहाँ पर जो आधार में केयर ऑफ होते हैं उनका नाम डालेंगे, पिता, माता, भाई, बहन या वाइफ या हस्बैंड, जो भी केयर ऑफ में नाम पड़ा हुआ है वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर पता डालेंगे अपना, जो भी आधार में लिखा है। उसके बाद आधार नंबर डालेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर वाले कॉलम पर आएंगे तो यहाँ पर करेक्ट जन्म तिथि यानी कि सही वाली जन्म तिथि डालेंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पर ओल्ड जन्म तिथि डालेंगे जो आपके आधार में करंट में पड़ी हुई है।
और यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको लिखना है, जब वो जन्म तिथि आपने अपडेट कराई थी तो आपने कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट किया था। यदि आपको उस डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी है तो यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे, वरना यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। अब यहाँ पर आपसे चौथे पॉइंट में पूछा जाता है कि आप अपने आधार कार्ड में जन्म तिथि कितनी बार अपडेट करा चुके हैं, एक बार या एक से ज़्यादा बार, या आपने कभी नहीं अपडेट कराई है। तो यहाँ पर आपको जो लिखना है, वंस या मोर देन वंस वाला लिखना है। अगर आप एक से ज़्यादा बार करा चुके हैं तो मोर देन वंस लिखना है, और आपने अगर वेरीफाइड कराया है तो आपको वंस लिखना है, और आपने अगर बिल्कुल नहीं कराया तो नेवर लिखना है। तो यहाँ पर अधिकतर आप लोगों को जो है मोर देन वंस का यूज करना है, क्योंकि आपकी लिमिट क्रॉस जब होती है जब आप एक से ज़्यादा बार अपनी जन्मतिथि समझवाते हैं। पांचवें पॉइंट में है कि आपने अगर जो जन्म प्रमाण पत्र पहले यूज किया था, आप वही जन्म प्रमाण पत्र जन्म तिथि को सही करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वही डेट ऑफ बर्थ रिक्वेस्ट में डॉक्यूमेंट लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो जन्म तिथि सही करानी है वो यहाँ पर लिखेंगे, जो आपको सही वाली जन्म तिथि है वो यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे कि आपने प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्या सबमिट किया है। तो यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट ही आएगा। उसके बाद जो सातवां पॉइंट है इसमें लिखा है कि आप इस जन्म तिथि को अपडेट कराने के बाद आगे कोई भी जन्म तिथि अपडेशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इस बात की आप घोषणा कर रहे हैं, उसी के साथ ये एफिडेविट लगाया जा रहा है, क्योंकि एफिडेविट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इसे नोटरी वकील या मजिस्ट्रेट द्वारा वेरीफाइड किया जाता है। जो पब्लिक नोटरी होते हैं तहसील या कचहरी में, तो वो लोग इसे वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ पर जो दूसरे नंबर पे पॉइंट दिया गया है, तो इसमें लिखा हुआ है कि हमने जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ दिया है वो फ्रॉड नहीं है, ना ही कोई फेक डॉक्यूमेंट है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। यदि वो नॉन जेन्युइन या फेक या फ्रॉड तरीके से बना हुआ पाया जाता है तो जो आधार नंबर है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। रेगुलेशन 28 जो कि आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट रेगुलेशन में 2016 के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर तीसरे पॉइंट में भी आप घोषणा कर रहे हैं कि आपने जो जानकारी दी है वह सच है और वह आपके नॉलेज में है। कुछ भी अगर उसमें गलत पाया जाता है तो उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जिस दिन सबमिट करेंगे वो डेट डालनी है, और नेम एंड सिग्नेचर ऑफ रेजिडेंट यानी को आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। और यहाँ पर नीचे एक लाइन लिखी है, दिस एफिडेविट में बी साइंड एंड अटेस्टेड इन प्रेजेंस ऑफ अ जुडिकल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड नोटरी पब्लिक। तो यहाँ पर आप इन तीनों में से किसी एक से इसे वेरीफाई कराएंगे। तो यहाँ पर आपको जो जुडिकल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं ये मिलना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, तो आपके पास सबसे सरल ऑप्शन है नोटरी पब्लिक का। जो नोटरी वकील होते हैं उन्हीं को नोटरी पब्लिक बोलते हैं, वो इसे वेरीफाई बड़ी ही आसानी से कर देंगे और आप उनसे आसानी से मिल सकते हैं। तो इस तरह से इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर और भी फॉर्म दिए गए हैं, जैसे कि आपकी एज 18 साल से कम है तो आपको ये जो एनेक्सर फर्स्ट ए फॉर चिल्ड्रन ये वाला फॉर्म फिल करना है। तो इसका मैं पूरा फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का ये पूरा फॉर्मेट है। अब इसमें भी सेम ही जानकारी भरनी होती है, जो भी चेंजेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है जिसका भी आधार है उसका नाम लिखना है, उसके पिता का नाम लिखना है, और यहाँ पर पूरा पता लिखना है और उनका आधार नंबर लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड लाइन है यहाँ पर भी लिखा है नेम ऑफ चाइल्ड, तो यहाँ पर बच्चे का नाम लिखना है, आधार नंबर लिखना है। उसके बाद उसकी करेक्ट जन्म तिथि यहाँ पर लिखनी है तीसरे पॉइंट में। और चौथे पॉइंट में
जो उसके आधार में जन्म तिथि है वो लिखनी है, और क्या डॉक्यूमेंट दिया था उसे अपडेट कराने के लिए वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेम वही लिखना है, वंस या मोर देन वंस। उसके बाद फिर नीचे यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड कराया जा रहा है, क्योंकि अगर 18 साल से कम उम्र है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ के अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। अब यहाँ पर बच्चे की जो यहाँ पर 7वां पॉइंट है, यहाँ पर बच्चे की सही जन्म तिथि लिखेंगे जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट में दी गई है, जो आप अपडेट कराना चाहते हैं। फिर यहाँ पर 8वां पॉइंट है, इसमें भी सेम वही बात लिखी है कि यहाँ पर जो भी अपडेशन आप करा रहे हैं इसके बाद आप किसी भी तरह का डेट ऑफ बर्थ अपडेशन कराने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर भी वही सेम बात लिखी गई है कि यदि आप किसी भी तरह का नॉट जेन्युइन या फ्रॉड तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं तो आपका जो आधार है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, रेगुलेशन 28 इनरोलमेंट एंड अपडेट के तहत, जो कि 2016 के अकॉर्डिंग है। फिर यहाँ पर नीचे जे वही लाइन लिखी गई है कि ये जो ऊपर आपने सारी जानकारी दी है वो आपकी नॉलेज में है और सही है। यदि ये गलत पाई जाती है तो इसके आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर यहाँ पर नेम एंड सिग्नेचर ऑफ पेरेंट एंड गार्जियन ऑफ माइनर। तो यहाँ पर जो 18 साल से नीचे होते हैं वो माइनर होते हैं, तो उनके माता या पिता जो भी पेरेंट है उनके यहाँ पर सिग्नेचर कराए जाएंगे। और सेम प्रोसेस वही होगा कि यहाँ पर भी नोटरी पब्लिक मजिस्ट्रेट और एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा इसे वेरीफाई किया जाता है। तो आप यहाँ पर भी सेम वही नोटरी वकील के द्वारा ही इसे वेरीफाई करवा लें। तो इस तरह से आप जो है ये एनेक्सर 1 और एनेक्सर 1A फिल कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर और भी दिए गए हैं एनेक्सर सेकंड, एनेक्सर 2 नंबर, और फिर उसके बाद एनेक्सर सेकंड ए दिया गया है बच्चों के लिए, और फिर यहाँ पर एनेक्सर थर्ड दिया गया है वयस्क के लिए यानी कि एडल्ट्स के लिए, और एनेक्सर थर्ड ए दिया गया है चिल्ड्रंस के लिए। तो यहाँ पर इन एनेक्सर का क्या क्या यूज है इस बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अभी हमने आपको सिखाया कि आप एनेक्सर फर्स्ट और एनेक्सर फर्स्ट ए किस तरह से फिल करेंगे और उसका यूज किस तरह से करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक फिल किए हुए डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर हमने जो आपको एनेक्सर 1A दिखाया था चिल्ड्रन के लिए, तो वो एफिडेविट यहाँ पर देख सकते हैं फिल किया हुआ है और नोटरी किया हुआ है। तो आपको जो डॉक्यूमेंट यूज करना है, एक तो ये हो गया आपका, एक आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, और फिर एक आपका ई स्टाम्प हो गया। ये जो ई स्टाम्प है इसी के साथ ही आपको जो है एनेक्सर 1 यूज करना है। फर्स्ट नंबर पे आपको ई स्टाम्प, जब आप अपना आधार इनरोलमेंट करवाएंगे लिमिट क्रॉस डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो सबसे पहले आपका जो है ये एफिडेविट स्कैन किया जाएगा। उसके बाद ई स्टाम्प स्कैन किया जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो ये बर्थ सर्टिफिकेट है वो स्कैन किया जाएगा। तो आप आधार इनरोलमेंट, जो आधार ऑपरेटर होगा इनरोलमेंट करेगा, आप उससे पूछ लें कि आपको ये जानकारी है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि सबसे पहले हमारा एफिडेविट स्कैन किया जाएगा, उसके बाद ई स्टाम्प स्कैन किया जाएगा, फिर बर्थ सर्टिफिकेट स्कैन किया जाएगा। तो इतना स्कैन करने के बाद फिर उसे अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको यूज करने हैं, तब आप अपना लिमिट क्रॉस अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आपको ये अप्लाई करने के बाद आगे का प्रोसेस क्या करना है उस बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आप जो फॉर्म है यानी कि एफिडेविट फॉर्म है एनेक्सर 1 और एनेक्सर 1A, आप उन्हें भरना सीख गए होंगे, और उन्हें भरने के बाद जब लिमिट क्रॉस आप अप्लाई करा देंगे सेंटर से, उसके बाद आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है उस विषय में बात कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस का जो प्रोसेस है यानी कि एक्सेप्शन केस जो है, उसे अप्लाई कराने के बाद आपको जो है सभी डॉक्यूमेंट की एक कॉपी बनाने ली है, और उसे आपको जो आपके
यूआईडीआई का रीजनल ऑफिस है, यानी कि आपके स्टेट के अकॉर्डिंग रीजनल ऑफिस बनाए गए हैं, तो आप यूआईडीआई की वेबसाइट पर जाकर रीजनल ऑफिस सर्च कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका रीजनल ऑफिस कौन सा है। उसके बाद आप अपने रीजनल ऑफिस के पते पर उन सभी डॉक्यूमेंट की एक कॉपी बनाकर सेंड करेंगे, और उसी के साथ जब आपका इनरोलमेंट अपडेट आप करेंगे तो आपको एक मेल भी करनी होती है। लेकिन मेल आपको किस कंडीशन में करनी है, आप चाहें तो मेल इनरोलमेंट कराने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक तरीका सही बताता हूं। जब आपका इनरोलमेंट यदि रिजेक्ट दिखाता है, तब आपको मेल का प्रोसेस अप्लाई करना है, या अन्यथा आपको मेल का प्रोसेस अप्लाई नहीं करना है। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको रिजेक्ट होने के बाद ही करना है, आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं। आपको जो help@uidi.gov.in इस ईमेल पर आपको अपनी समस्या लिखनी है। उसी के साथ आपने जो डॉक्यूमेंट स्कैन कराए थे और जो डॉक्यूमेंट बनवाए थे, उन सभी डॉक्यूमेंट को एक मर्ज्ड पीडीएफ में स्कैन कर लेना है, और उस पीडीएफ को उस मेल के साथ अटैच करना है। और उस मेल में आपको अपना नाम, इनरोलमेंट आईडी, इनरोलमेंट का समय और डेट, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है, और आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच किए थे वो भी लिखने हैं, और आपको अपनी सारी डिटेल और समस्या उस मेल में लिख देनी है। जिसके बाद वहाँ से आपको एक एसआरएन नंबर प्राप्त होगा। जब आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी, फिर आप उस एसआरएन नंबर से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस अपडेट कराने के लिए। उम्मीद करते हैं जानकारी आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी जानकारी समझ में नहीं आई है, या आपका कोई सवाल है, तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उस टेलीग्राम पर मैसेज करके भी हमसे सवाल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम मिलेंगे आपसे फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।